हैं वो है एग्जीक्यूटिव न्याय कार्यपालिका, और एक था व्यवस्थापिका यानी कि हमारी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो होता है इसका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है इसका काम है कानून को लागू करवाना। और तीसरा मामला है जुडिशरी का, न्यायपालिका का। तो ये जो न्यायपालिका है इसका काम है कि कानून ठीक से बना के नहीं और एग्जीक्यूट ठीक से हुआ कि नहीं, ये सब टेस्ट करने का काम किसका है? जुडिशरी का। और यही लगभग फेल होता हुआ अभी जा रहा है। तो एग्जीक्यूटिव में एक तो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का आप हिस्सा है। गवर्नमेंट में दो तरह के लोग हैं, एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड हैं, और एक सिलेक्टेड हैं। इलेक्टेड हैं लोकप्रियता के आधार पर, पॉपुलैरिटी के आधार पर, और सिलेक्टेड हैं एग्जाम के बेस पे। तो आप एग्जाम के बेस पे सिलेक्टेड पर्सन, आप उस ग्रुप का हिस्सा हो जो एग्जाम के बेस पे निकल करके आया। एक का आधार लोकप्रियता है और दूसरे का आधार ज्ञान है, योग्यता है। जो चुने हुए लोग हैं, जो निर्वाचित हैं, उनसे कभी ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो बहुत ज्ञानवान होंगे, क्योंकि उसमें न्यूनतम योग्यता नहीं है। लेकिन आपका वैकेंसी निकला है कल एमपीपीएससी का, यूपीएससी का भी फरवरी में आएगा, उसमें एक आएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन, और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा ग्रेजुएशन। तो क्या ग्रेजुएट आदमी बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं। उसके बाद होगा देश के तमाम ग्रेजुएट में कंपटीशन, और सभी लोग उस कंपटीशन का हिस्सा होंगे, और उस कंपटीशन में जो सबसे ऊपर जाएगा वो निकल करके आएगा, वो क्रीम होगा। और उसको चुन करके ये बताया जाएगा कि उसमें से व्यक्ति को चयन किया जाएगा, आपका चयन होगा। इसलिए, और इन सबकी जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है? ये जितने भी हैं, इन सबकी जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है? जनता के प्रति। तो जो चुने हुए लोग हैं, जिनको लोकप्रियता के आधार पर चुना गया है, उनकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितनी जिम्मेदारी योग्यता के आधार पर चुने गए, क्योंकि दोनों को तनख्वाह मिलती है। और दोनों को तनख्वाह कौन? एक तरह से जनता ने दो तरह के नौकर रखे हुए। एक नौकर रखा हुआ है चुना हुआ लोकप्रियता के आधार पर, और दूसरा नौकर रखा हुआ है कंपटीशन के आधार पर चयन करके। तो ये जो नौकर रखा है सेवा करने के लिए, एक जमाने में आप जानते हो ये राजशाही थी, वो भी जनता की सेवा के लिए होता था राजा। पर राजशाही में तो उसका लड़का नालायक भी होता था तो भी वो राजा बन जाता था। लेकिन उस समय की जो ब्यूरोक्रेसी रही होगी, उनके यहाँ जो मंत्री होंगे वो तो योग्यता के आधार पर बनते थे। तो अभी जो मंत्री वाला जो काम रहता है, जो उस समय में राजा के दरबार में मंत्री होते थे या तमाम लोग होते थे, वो मंत्री जो काम करते थे राजा को सलाह देने का, कानून बनाने का, जनता के कल्याण करने का, वो काम जो था वो अब प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ गया। और वो जो लोग पहले राजशाही में जो उसका लड़का ही होता था, जो राजा का लड़का होता था वो राजा बनता था, अब क्या हो गया? वो अब चुना हुआ हो गया। तो लोकप्रियता के आधार पर वो चुन लिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और वो चुन लिया जाता है। तो ये व्यवस्था बदल गई। तो हमेशा से चाहे राजशाही हो चाहे लोकप्रियता के आधार पर निर्वाचन हो, दोनों में जनता की किस्मत पर निर्भर करता है कि जो शासन करने वाला है वो बुद्धिमान है कि नहीं। कई बार राजा बुद्धिमान हो जाते थे, आपने देखा कई राजा बुद्धिमान थे हमारे इतिहास में, बहुत न्याय वाले राजा रहे हैं, न्यायप्रिय राजा रहे हैं, जिन्होंने जनता के साथ न्याय किया है। और कुछ मूर्ख राजा भी रहे हैं। ऐसे ही इलेक्टेड में भी तरह तरह के लोग आते हैं, कभी कभी अच्छे आते हैं, कभी कभी बुरे आते हैं।
लेकिन प्रशासन में ऐसा नहीं होता। प्रशासन में हमेशा योग्यता वाले व्यक्ति होने चाहिए, और योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं प्रशासन में। इसलिए जो जनता का कल्याण है वो एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत निर्भर करता है, उतना निर्वाचित लोगों पर निर्भर नहीं करता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है जनता के प्रति। इसलिए हमको चुनाव से भी बहुत लेना देना है, हमको राजनीति से भी बहुत लेना देना, और हमारा समाज से भी बहुत लेना देना है। कई लोग सोचते हैं कि आप तो टीचर हैं तो पढ़ाई है ना, ये राजनीति की बात क्यों बता रहे हैं? अरे सीधा सीधा काम ही यही है, यही तो बताना है, यही काम आपको करना है। वहां जाके आप उन्हीं के अंडर में काम, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाने वाले हो, उन्हीं से लागू करवाने वाले हो, उन्हीं के सिग्नेचर लेने वाले हो, उनके लिए ड्राफ्टिंग करने वाले, और वो जो कानून बनाएंगे उसको फिर आप फील्ड में लागू करोगे। यानी उनके कानून क्या होने चाहिए ये भी आप निर्धारित कर रहे हो। तो अभी जो वेलफेयरिस्टिक जो अप्रोच था पहले कल्याणकारी राज्य का, जो हमने बताया था कि जन्म से पहले वेलफेयर शुरू हो जाता है किसी भी नागरिक का, और मरने के बाद तक उसका वेलफेयर चलता रहता है। उसके परिवार का ख्याल भी राज्य रखता है, उसकी अंत्येष्टि ठीक से हुई कि नहीं हुई वो भी ध्यान रखना राज्य का काम, और गर्भवती माता को टीके लगाने भी काम राज्य का। इसका मतलब जन्म से पहले राज्य का काम शुरू हो जाता है। इनका काम जन्म से पहले शुरू हो जाता है मनुष्य के, किसी भी नागरिक के, और वो जन्म मृत्यु के बाद तक चलता रहता है। बीमा का पैसा परिवार वाले को मिला के नहीं, ये ध्यान रखने का काम भी इन्हीं का है। इसलिए राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा गया है, वेलफेयरिस्टिक स्टेट। ये संकल्पना है वेलफेयरिस्टिक स्टेट की। लेकिन जो नया वेलफेयरिज्म आया है ना, मोदी के आने के बाद एक नया वेलफेयरिज्म आया। 2014 के बाद में भारत में एक नया वेलफेयरिज्म देखने को मिल रहा है। पिछले 70 सालों में भारत में एक अलग प्रकार का वेलफेयरिज्म था, वो कम्युनिस्ट टाइप का वेलफेयरिज्म था, रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम था, जिसका उद्देश्य रीडिस्ट्रीब्यूशन था। रीडिस्ट्रीब्यूशन वही है एक तरह का कि अमीरों से टैक्स लो और गरीबों में बांट दो, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाओ। तो क्या मोदी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं? उससे पहले बीच में आया नियो लिबरलिज्म। तो सबसे पहले मैं जो वेलफेयरिस्टिक स्टेट की संकल्पना बता रहा हूं उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन था, वो कम्युनिस्ट टाइप का था, समाजवादी कंसेप्ट था, जिससे हम लोग प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द की बात करते हैं वो उसमें निकल करके आता। लेकिन ये समाजवादी स्वरूप जो था ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, यानी कि अमीरों पे टैक्स लगाना और गरीबों में बांटना, गरीबों के लिए योजनाएं बनाना। और जो बीच में जो आया थोड़ा सा समय, वो आया था नियो लिबरलिज्म का, एक तरह से कि जनता भी कुछ अपना कुछ करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जनता अपने आप अपना कुछ करेगी। लेकिन क्या मोदी नियो लिबरलिज्म में है या पुराने वाले समाजवादी सिस्टम में है, कम्युनिस्ट सिस्टम में? तो बहुत सारे अभी जो नए नए विचारक लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, वो लिख रहे हैं कि नहीं, ये जो 2014 के बाद का जो समय है ना, ये अलग समय है, अलग ट्रेंड है। ये उस तरह के लॉन्ग टर्म एब्स्ट्रैक्ट और नॉन टेंजिबल सिस्टम में विश्वास नहीं रखता। 3 चीजें आप लिख सकते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, वो फिजिकल नहीं है। एक चीज, 2014 के पहले राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जैसे आरटीआई आया, आरटीआई में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इंफॉर्मेशन अगर कोई नहीं देगा तो उसको सजा होगी, उसको पेनल्टी लगेगी। ये फिजिकल सिस्टम नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। इसको आप छू नहीं सकते, सूचना को आप छू नहीं सकते, ये दिखाई नहीं देता। लेकिन मोदी का सिस्टम है जैसे कि सिलेंडर, तो सिलेंडर घर में आता है तो वो दिखता है, उज्ज्वला योजना। तो मोदी का सिस्टम है शॉर्ट टर्म वाला, टेंजिबल और फिजिकल। ये रिडिस्ट्रीब्यूटिव तो है ठीक वैसा ही, किसके जैसा, कम्युनिस्ट वाला, लेकिन ये
अब मान लीजिए राइट टू एजुकेशन जो आया था, उसके तहत कोई स्लम में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले का किसी का बच्चा अच्छे 5 स्टार स्कूल में पढ़ गया, 25% आपका रिजर्वेशन है राइट टू एजुकेशन के तहत। और राइट टू एजुकेशन में किसी बच्चे का एडमिशन हो गया 6th क्लास में या 1st क्लास में भी, आज वो 12वीं पढ़ के निकल गया होगा, वहां से 12th करके निकल गया राइट टू एजुकेशन आने के बाद। लेकिन क्या राइट टू एजुकेशन से किसी का बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में 12वीं करके निकल गया, उससे किसी ने कांग्रेस को वोट दिया या वो कांग्रेस को वोट दे सकता है? उसी स्लम में, उसी झुग्गी में मोदी ने गैस सिलेंडर लाके दे दिया, तो गैस सिलेंडर हुआ। और वो जो महिला थी उसका खुद का बैंक का खाता हो गया, खुद का बैंक अकाउंट हो गया, क्योंकि जनधन में अधिकांश महिलाओं के बैंक खाते, तो 90% महिलाओं के आज बैंक खाते हैं। अब बैंक खाते में क्या पैसा लगा, बल्कि पैसा आया ही ना, लेकिन उससे उसको एम्पावरमेंट महसूस हुआ, गैस सिलेंडर से उसको एम्पावरमेंट महसूस हो रहा है। किसान सम्मान निधि भी सीधे सीधे कैश के रूप में आ रही है, तो वो साफ साफ दिख रहा है, वो शॉर्ट टर्म है। अभी स्टनिंग वाला जो एक बच्चों का जो हाइट कम रह जाता है, और उसका एक सर्वे हुआ के सुब्रमण्यम का, आज मैं एक आर्टिकल लेकर आया, अरविंद सुब्रमण्यम का, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। वो बोल रहे हैं कि बच्चों की जो हाइट छोटी रह जाती है ना, यानी कुपोषण, वो बढ़ गया, कुपोषण बढ़ा है और बच्चों की हाइट बहुत छोटी रह जा रही है अभी पिछले 4-5 सालों से खास करके। इसका मतलब है कि मेल न्यूट्रिशन के केसेस, कुपोषण की बात, और इसका सीधा सीधा संबंध इकोनॉमी से है। बच्चों की हेल्थ का संबंध इकोनॉमी से इसलिए है क्योंकि माता पिता की यदि अर्निंग नहीं है, इसका मतलब रोजगार गया है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अधिक गड़बड़ाया है, तो बच्चे फिर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, और वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी हाइट और हेल्थ से उसका सीधा सीधा संबंध है। किसी भी इकोनॉमी को टेस्ट करने का एक तरीका हो सकता है कि बच्चों की हाइट और हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहले बड़ी मुश्किल से बढ़ा था वो, और उसको स्टनिंग वाले को तो घटाया था, लेकिन हेल्थ अच्छी इंप्रूव हुई थी तो स्टनिंग घटेगा, तो स्टनिंग घटता हुआ दिख रहा था, पहले बहुत ज्यादा था, और अभी मोदी सरकार के आने के बाद वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म चीजों में पैसा लगाया जा रहा है, टेंजिबल चीजों में पैसा लगाया जा रहा है, और फिजिकल चीजों में पैसा लगाया जा रहा है। जबकि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को किसी ने थैंक्स दिया है क्या कि आप राइट टू एजुकेशन लेके आए थे, राइट टू फूड लाए थे, राइट टू वर्क लाए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए थे? जबरदस्त रिवॉल्यूशन है, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म है, ये सब नॉन टेंजिबल है, और ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों की पॉलिसी बनाना, नॉन टेंजिबल चीजों की पॉलिसी बनाना और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना आज के जमाने में लोग भूल जाते हैं। इसलिए बिहार में आपने देखा नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों कॉन्फिडेंट थे, बाकी सर्वे कहां चले गए थे और सब क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि कुछ भी हो, महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाएं हम लोगों के साथ हैं और महिलाएं हमको वोट देंगी। तो वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे? वो गलतफहमी थी क्या? नहीं, गलतफहमी नहीं थी, उनको विश्वास था कि महिला वोटर सारी की सारी हमारे साथ। तो महिला वोटर को ये नहीं देख सकता है कि उनके बच्चे की एजुकेशन का क्या होगा, उनके बच्चे की हेल्थ क्या क्या होगा। ये लॉन्ग टर्म चीज है, हेल्थ खराब होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आएंगे, एजुकेशन खराब होगा और पूरी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आएंगे। तो एजुकेशन में वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, हेल्थ में वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि वेलफेयरिस्टिक अप्रोच किसी भी राज्य की होती है। आज अमेरिका में जाओ तो अमेरिका बोलता है कि हम एक वेलफेयरिस्टिक कंट्री भी हैं, ओबामा केयर और वो जो बात करते हैं। तो वो लोग जिस तरह से हेल्थ की बात करते हैं और एजुकेशन की बात करते हैं, वो एकदम प्राइमरी रखते हैं। तो ये नया वेलफेयरिज्म है, नियो वेलफेयरिज्म, नए प्रकार का कल्याणकारी राज्य बनाया गया है। कल्याण भी नए तरीके से किया जा रहा है, और इसमें कॉरपोरेट का बहुत
ज्यादा और इकोनॉमिक ग्रोथ किसके भरोसे छोड़ दी गई है? कॉरपोरेट के भरोसे छोड़ दी गई। हम तुमको छूट देते हैं, हम तुम्हारा 1.5 लाख करोड़ का ऋण माफ करते हैं, हम तुमको ये सुविधाएं देते हैं, हम तुम्हारे लिए लेबर रिफॉर्म करते हैं, हम तुम्हारे लिए फॉर्म लॉज बना देते हैं, और अब आप देश की इकोनॉमी चला दो। वो छोड़ दिया है कॉरपोरेट के भरोसे। इकोनॉमी की ग्रोथ किसके भरोसे? बॉम्बे प्लान आप लोग जानते हैं। अधिकांश विचारक बोलते हैं कि बॉम्बे प्लान जो आया है वो जब भारत आजाद होने वाला था। आपको यह भी पता है कि भारत आजाद क्यों हुआ था? क्या विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री होते तो भारत को इतनी जल्दी आजादी मिलती? क्लीमेंट एटली के आते ही आजादी क्यों मिल गई? इसलिए मिल गई क्योंकि वो लेबर पार्टी थे और विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे। कंजर्वेटिव जब जब आए हैं भारत को नुकसान हुआ है, आपको पता है। भारत की स्वतंत्रता में बाधा हुई है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखिए, संवैधानिक विकास को यदि आप देखेंगे तो संवैधानिक विकास में जितने भी चार्टर आए हों, चाहे एक्ट आए हों, जब जब भारत के लोगों को ज्यादा छूट मिली है, ऑटोनॉमी मिली है, डोमिनियन कंसेप्ट को झटका लगा है और बार बार इंडिया को फ्री करने की बात की गई है या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई है, वो हमेशा लेबर पार्टी की सरकार में हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी के समय में गवर्नर जनरल भी, वायसराय भी वैसे ही होते थे जो भारत को सताते थे, भारत को परेशान करते थे। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सोच है वही लगभग रिपब्लिकन की सोच है जो मैंने आपको बताया था अमेरिका में। अमेरिका के रिपब्लिकन भी ठीक उसी तरह से सोचते हैं। और यही पोलैंड, हंगरी और टर्की के एग्जाम्पल देके मैंने बताया था, विक्टर ओरबान और रजब तैयब अर्दवान, और उसकी बात बताई थी। वो लोग भी इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। देखिए, एंट्री करने के लिए सब लोग सबसे पहले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। ये सारे कट्टर लोग जो होते हैं ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं कि तुम खतरे में हो, तुम फलानी स्थिति है, तुम्हारा ये सब कुछ खत्म कर देंगे ये लोग। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब बहुत अच्छे से चलने लग जाती है तो फिर वो नए प्रकार के वेलफेयरिज्म पे आ जाते हैं। कम्युनिस्ट लोगों का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है उसको पकड़ लेते हैं, फिर फिजिकल चीजों को ले आते हैं और फिर टेंजिबल को ले आते हैं, और वही लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म वाली रिडिस्ट्रीब्यूशन करने लगते हैं। ये फिक्स पैटर्न है, ये पूरी दुनिया में यही पैटर्न है। और यही चीज क्लीमेंट एटली ने की थी और जो है विंस्टन चर्चिल के अगेंस्ट की थी, और भारत को आजादी मिली थी। ठीक उसी समय में भारत में बॉम्बे प्लान आया था और सारे जो भारत के 8-10 बड़े उद्योगपति थे उनको इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया क्या करना चाहिए। दोनों ने एक मत से कहा था कि सरकार जो है स्टेक होल्डर बने और सरकार जो है सरकारी संपत्तियां बनाए और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाए और बड़े बड़े उद्योग लगाए और रोजगार दे, और हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे। ये बॉम्बे प्लान का नतीजा था। और उसी नतीजे में भारत में आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर के बजाय सार्वजनिक संपत्तियां, हमारे जो पीएसयू हैं, ये पीएसयू निकल करके आए, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने भारत के विकास में क्या योगदान दिया, आर्थिक विकास में आप समझ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान है, लेकिन इंदिरा और नेहरू के समय में ये ज्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये दोनों उतना विश्वास नहीं करते थे और समाजवादी कंसेप्ट पे ही चले। उसका नुकसान भी हुआ, फेबियन सोशलिज्म का एक नुकसान हुआ कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर, बाद में जब राजीव गांधी आए तो उन्होंने उस कमी को महसूस किया। सैम पित्रोदा उनके साथ थे, दोनों ने मिलकर के टेलीकॉम रिवॉल्यूशन किया और साथ साथ पूरी दुनिया से सीखा, देखा कि दुनिया में लोग प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करके कहां पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ चीजें खोली और अंततः नरसिम्हा राव जो है वो एलपीजी लेके आए। 92-93 में आपने अलग प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म देखे, द्वितीय पीढ़ी के रिफॉर्म्स, सेकंड जनरेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी आए, और एलपीजी के बाद आपने आज का भारत आप देख रहे हैं। ये जो पूरा सिलसिला चला जून 2000 तक ये वाला चलता रहा, लेकिन जून 2000 में
पूरी दुनिया में जैसा हो रहा था वैसा भारत में भी होने लगा। वो है क्रोनी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसने राजनीति को, मीडिया को, सबको अपने अंडर में लेने की कोशिश की। उसको बोलते हैं हम लोग प्लूटोक्रेसी। इसको क्रोनी कैपिटलिज्म को एक नाम और आप दे सकते हैं, प्लूटोक्रेसी। ये जो प्लूटोक्रेट्स थे जिन्होंने की राजनीति को अपने अंडर में लेने की कोशिश की, ये पूरी दुनिया में 200 से 300 लोग हैं जिनके पास 90% मीडिया है, 90% पॉलिटिशियन उनके अंडर में है, उनके चंगुल में। पूरी दुनिया की बात है, केवल भारत की बात नहीं है। पूरी दुनिया में 90% पॉलिटिशियंस प्लूटोक्रेट्स के अंडर में, 90% मीडिया है उनके अंडर, और संसाधनों पे कब्जा है, रिसोर्सेस पे कब्जा है उनका। इसका मतलब जो वेलफेयर है वो भी उन्हीं के माध्यम से होना है, वो जितना चाहेंगे उतना ही होना है। और ये 200 से 300 लोग ही डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए लोगों में एक प्रकार का गुस्सा अब धीरे धीरे इन लोगों के खिलाफ आएगा। इसलिए आप पूरे विश्व में क्रांतियां देखते हो, पूरे विश्व में इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध गुस्सा देखते हो। भारत में भी है, भारत में भी गिने चुने लोगों के हाथ में सत्ता है और सत्ता उन्हीं का खिलौना है। इसलिए आप फार्म लॉज में उन लोगों को बात समझ में आ गई है तो आप सड़कों पे देखते हो। और ये एक तरफा नहीं है। भारत जैसे देश में जहां पल्स पोलियो का आपने अभियान देखा, आपने हिस्सा भी लिया होगा स्कूल के समय में, रैली में भी गए होंगे आप पल्स पोलियो की, छोटे जब बच्चे रहे होंगे। हो सकता है आप रैलियों में गए हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको पल्स पोलियो की रैली में ले जाया जा रहा है, लेकिन आप लाइन में लगे होंगे और पूरे नारे लगाए होंगे आपने, है ना। सारे सेलिब्रिटीज आकर के फ्री में विज्ञापन देते थे, और 2 बूंद जिंदगी का विज्ञापन देखा है नहीं आपने। ये सब हुआ। आज हम कोरोना से प्रभावित हैं और हमारे देश में लोगों की आवाज उठ रही है, ऐसे लोगों की जो खुद कारपोरेट है, बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल चलाते हैं। नरेश त्रेहान ने अभी परसों कहा था कि जिन लोगों को वैक्सीन खरीदनी है वो खरीद सकते हैं और बेचनी चाहिए वैक्सीन। यानी कि बड़े हॉस्पिटल इस समय में भी 1000-2000 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, इस आपदा में भी कमाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं वैक्सीनेशन में कितना और मिल सकता है। अभी ये जो महामारी का समय है इसमें तो उन्होंने कमाए, खूब पैसा कमाया, लेकिन इसमें भी कमाना चाहते हैं, वैक्सीनेशन में भी कमाना चाहते हैं। भारत जैसे देश में जहां कम से कम फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए, सरकार का नागरिकों को बचाने का तो ये बहुत अच्छा मौका है ना, कि नागरिकों पे वो एक विश्वास दिलाए कि हम सरकार हैं और हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं। इससे बढ़िया मौका और कब मिलेगा सरकार को। लेकिन इसमें भी पैसे की बात की जा रही है। ये नियो लिबरलिज्म भी है और ये नया रिडिस्ट्रीब्यूशन भी है। अभी सरकार नया डिजिटल हेल्थ मिशन लेके आ रही है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDH। जरा उस पर निगाह घुमा लें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या चीज है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है आप सबका, हमारा सबका डेटा सरकार के पास रहेगा, एक सर्वर पर रहेगा। अभी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कितनी सारी बात हुई थी, सरकार बता ही नहीं पाई कि ये आरोग्य सेतु ऐप जो है इसका डेवलपर कौन है, ये किसने डेवलप किया है, आप बताओ। वो नहीं बता पाए। स्टेक होल्डर कौन है, जिम्मेदारी किसके पास है? ये डेटा लीक नहीं होगा, डेटा प्राइवेसी का कोई हमारे पास प्रावधान नहीं है। अब प्रत्येक व्यक्ति का डेटा, कि यानी वो कब बीमार हुआ, उसकी क्या क्या बीमारी निकली, उसको कौन कौन सी दवाई दी गई, उसके कौन कौन से टेस्ट हुए, ये सारी चीजें एक सर्वर पे पहुंच जाएगी। IT कंपनियां तो बहुत उत्साहित है इसको लेकर के, और वो तो चाहती हैं कि इतना टेराबाइट डेटा जो है हमारे पास पहुंचे ताकि हम उसका मिसयूज कर सकें। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास में यदि ये डेटा पहुंचता है
तो वो आपको किस प्रकार के मैसेज कर सकते हैं? जैसे ही एक एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के पास भी और लोगों के पास भी, स्टडी करने वालों के पास में, कि जैसे ही ट्यूबरकुलोसिस का और HIV का डेटा आधार से लिंक किया गया, लोगों ने हॉस्पिटल आना छोड़ दिया HIV पेशेंट। क्योंकि HIV पेशेंट को अगर बार बार मैसेज जाने लगेंगे कि आप हिम्मत मत हारिए और आप तो जीत जाएंगे जंग और ऐसे, और जब उसको लगेगा कि तो बहुत लोगों को पता चल रहा है कि मुझे HIV है, वो हॉस्पिटल जाना ही बंद कर देगा, ऐसी एजेंसी के पास जाना ही बंद कर देगा, दवाई लेना बंद कर देगा। ट्यूबरकुलोसिस के मामले में भी ऐसा ही है। अभी आपने ये स्टिग्मा इसके समय में भी देखा, कोरोना के समय में कितना छुआछूत की गई। जिन परिवारों में कोरोना निकला, शुरू में आपने देखा होगा उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, उनसे अछूतों जैसा व्यवहार हुआ। तो लोगों ने बताना ही बंद कर दिया कि हमको कोरोना हुआ। कई लोगों ने टेस्ट कराने से मना कर दिया, बोले नहीं हम घर में ही ठीक हो जाएंगे। काफी डॉक्टरों ने कोरोना की दवाइयां घरों में देना शुरू कर दी कि ये दवाइयां खा लो, टेस्ट वेस्ट मत कराओ फालतू। डॉक्टर बोलने लगे टेस्ट मत कराओ, फालतू परेशान हो गए, ये दवाइयां खा लो, घर पे ही रहो। ढेरों लोगों के साथ हुआ ऐसा। तो ये जो आपके आंकड़े हैं कितने फर्जी आंकड़े हैं। इसका मतलब सोशल स्टिग्मा इतना बढ़ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा होता है व्यक्ति के साथ में, तो कौन इस डेटा को सार्वजनिक करने देगा। लेकिन आपका डेटा यदि सार्वजनिक होने जा रहा है तो किसको फायदा होगा? इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होगा। इंश्योरेंस वाली कंपनियां ये डेटा लेकर के उस व्यक्ति का इंश्योरेंस करेंगे नहीं जिसकी मृत्यु होने वाली आने वाले 5 सालों में, 2 सालों में। अभी तो इंश्योरेंस कंपनी को भी पता नहीं होता, व्यक्ति को भी पता नहीं होता कई बार। लेकिन बाद में तो इंश्योरेंस कंपनियां काफी सिलेक्टिव हो जाएंगी, तो उनका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। वो केवल स्वस्थ व्यक्तियों का डेटा करेंगी, वो इंश्योरेंस करेंगी। शादी ब्याह के मामलों में कितनी तकलीफें आने लग जाएंगी। आप कहेंगे नहीं, वो जो स्वस्थ व्यक्ति का, अगर स्वस्थ व्यक्ति से विवाह होगा तो ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इससे तो सोशल डिस्टर्बेंस कितना हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा स्वास्थ्य का लेखा जोखा लड़के का और लड़की का एक दूसरे को पता हो, तो अभी जितनी आसानी से रिलेशन बन जाते हैं और जितनी आसानी से अभी एंगेजमेंट हो जाती है, क्या इतनी आसानी से एंगेजमेंट होगी? तो जो नेचुरल तरीका बना हुआ है और जो सोशल हार्मनी बनी हुई है और जो सब कुछ सोशल सोसाइटी में बिल्कुल हैबिचुअल है, वो चीजें हो पाएंगी क्या? फास्टैग एक एग्जाम्पल है जो एक सेंट्रल सर्वर पे पहुंचता है डेटा। फास्टैग से पहले भी आपकी गाड़ी अगर कहीं जाती थी तो पर्ची कटती थी, लेकिन वो अलग अलग पैचेस में होते थे, डेटा अलग अलग लोगों के पास होते हैं, उस डेटा को कंपाइल करना मुश्किल है। एक साथ सरकार उस डेटा को कंपाइल नहीं करेगी। लेकिन अब फास्टैग के माध्यम से अगर गाड़ी आपकी आसानी से निकल जाती है कहीं से और आपको पे नहीं करना पड़ता, आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन वो जो डेटा है आपने कहां कहां ट्रेवल किया, तो आपकी जो ट्रेवलिंग बिहेवियर है, आपका जो हैबिट्स हैं, वो तो सरकार के पास जा रही है। तो आप कहेंगे इससे क्या दिक्कत है? अरे डेटा प्राइवेसी, आपका राइट टू प्राइवेसी वाला मामला। आप कहां कहां जा रहे हैं, कब कब रुक रहे हैं, किसके शहर में आपने कितने दिन रुके, तो उससे तो आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। और मान लीजिए किसी लड़की का किसी समय में कोई अफेयर था, लड़के का पहले किसी के साथ अफेयर था और 4 साल चला और उसने इस तरह से ट्रेवल किया और ये सब चीजें हैं, और अगर ये चीजें लीक हो करके किसी के पास जाती है तो उसकी प्राइवेसी का क्या होगा? अब अगर हर व्यक्ति पवित्रता का प्रमाण पत्र मांगने लगेगा और हर व्यक्ति कहेगा कि मतलब आपकी पिछली जिंदगी क्या है वो ट्रांसपेरेंटली मेरे सामने खोल के रख दो, तो हमारे सोशल ताने बाने का क्या होगा, इस नेटवर्क का क्या होगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर हमारा समाज चल ही नहीं सकता। या तो फिर हम सोसाइटी हो जाए वैसी वेस्टर्न सोसाइटी हो जाए जहां सब कुछ जायज है। लेकिन भारत जैसे देश में इतना डेटा, जब प्राइवेसी आपके पास नहीं, मल्टी लेयर प्राइवेसी होनी चाहिए, बहुत सारी लेयर आपके पास प्रोटेक्शन क्यों नहीं? तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपका देश का अभी इतना मजबूत नहीं है। हमारे यहाँ के पुलिस वाले आपने देखे,
कितनी आसानी से जो हमारे यहाँ के पुलिस वाले बिक जाते हैं और डेटा लीक कर देते हैं। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो सरकार करने जा रही है। ऐसे समय में जब सब कुछ ऐसा ऐसा होने जा रहा है, ऐसे समय में हमारे यहाँ आ गया है धर्म के आधार पर शादी का कानून, कि किसी दूसरे धर्म में शादी जो अगर किसी ने की तो उसको सजा हो जाएगी 10 साल की, या उसने धर्म परिवर्तन कराया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले बनाया और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी उसी तरफ जा रही है। तो इसमें क्या खामी है? इसमें बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कानून के हिसाब से कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, हमारा सिलेबस बदल जाएगा। फिर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास पढ़ाना पड़ा तो वही पढ़ाना पड़ेगा कि पहले हमारे यहाँ ये सिस्टम हुआ करता था। इतिहास तो हमारे समय में पढ़ते हैं। तो या तो आप सिविल सर्विसेज को बदल दीजिए, उसका सिलेबस बदल दीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, तो पढ़ाने का तरीका भी बदल जाएगा। लेकिन अभी हम हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ाते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी आऊंगा। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? अभी जो स्थिति है वो स्पेशल मैरिज एक्ट अगर आप देखें 1954 का, 2 तरह के मैरिज एक्ट हैं, एक तो हिंदू लॉ है, एक मुस्लिम लॉ है। पर्सनल लॉ के हिसाब से मैरिज होती है। आप जानते हैं मैरिज जो है वो किसका हिस्सा है? पर्सनल लॉ का हिस्सा है। तो हिंदुओं की शादी हिंदू पर्सनल लॉ से होती है, मुस्लिमों की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ से होती है, वो इस्लामिक लॉ है। अगर किसी हिंदू मुसलमान को दूसरे धर्म में जाकर के शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करनी पड़ती है 1954 के तहत, जिसमें 1 महीने पहले प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरे धर्म में आप शादी कर सकते हो। अब क्या होगा? नए लॉ में क्या कर दिया इन्होंने? स्पेशल मैरिज एक्ट में ही एक तरह से 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन मस्ट कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट लगेगी कि हाँ, वो पुलिस क्लीन चिट देगी। 2 महीने पहले एक तो नोटिस देना पड़ेगा, तो दोनों के परिवारों को पता चल जाएगा और फिर पुलिस को आपको पेश होना पड़ेगा और पुलिस आपका इन्वेस्टिगेशन करेगी, दोनों के बयान लेगी, दोनों के परिवार वालों से भी मिलेगी, उसके बाद रिपोर्ट देगी, तब आप शादी कर सकते हो। तो लोग क्या करते थे? शॉर्टकट ये उठाते थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट का उसको फॉलो ना करते हुए वो सोचते थे कि हम धर्म परिवर्तन पहले कर लेते हैं और फिर सामने वाले के धर्म का फायदा उठा करके शादी कर लेंगे। तो सामान्यतः लड़की को चूंकि लड़के के यहाँ रहना है तो लड़के के धर्म के हिसाब से वो धर्म धारण कर लेती थी और फिर उसके बाद मैरिज का दावा कर लेते थे, तो मैरिज हो जाती थी। तो मुसलमान लड़का है तो मुसलमान लड़की हो जाती थी, हिंदू लड़की मुसलमान बन जाती थी। हिंदू लड़का है तो मुसलमान लड़की हिंदू बन जाती थी और फिर हिंदू लॉ में आकर के शादी, क्योंकि अब वो हिंदू बन गई तो हिंदू लॉ में शादी हो जाती थी। तो ये आसान तरीका था उससे बाईपास करने का, स्पेशल मैरिज एक्ट का। लेकिन अब क्या हुआ? अब आप धर्म परिवर्तन करके शादी आप कर नहीं सकते, क्योंकि धर्म परिवर्तन करके शादी करोगे तो 10 साल की सजा हो जाएगी और शादी मान्य भी नहीं होगी, अवैध हो जाएगी। और बच्चे हो गए तो वो लड़की के धर्म वाले माने जाएंगे, लड़की जिस धर्म की है उस धर्म के माने जाएंगे। अगर बच्चे हो गए तो वो लड़के को नहीं दिए जाएंगे। सामने वाला तो जेल चला जाएगा 10 साल के लिए, तो फिर बच्चों का क्या होगा? वो लड़की को दिए जाएंगे। और लड़की को ये मान लिया गया है कि वो बहलाई फुसलाई जा सकती है और उसको गुमराह किया जा सकता है। तो लड़की को परमानेंटली ये बराबर का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात जो आती है, समानता का अधिकार की बात जो आती है आर्टिकल 14 के हिसाब से कि लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? लड़की को तो आपने हमेशा के लिए मान लिया कि वो कमजोर होती है, उसमें दिमाग नहीं होता और उसको बहलाया फुसलाया जा सकता है। मतलब उसकी सहमति तो पूरी तरह से हो ही नहीं सकती और उसकी सहमति तो मायने ही नहीं रखती। तो हमेशा के लिए उसको एक सिद्ध कर दिया गया कि उसे
बहला फुसला करके, यानी उसकी जो सिंगल आइडेंटिटी है बराबरी वाली, वो तो मानी नहीं गई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। दूसरा, सभी धर्मों की जो बात कर दी गई, तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में, आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सभी धर्मों की बात कर दी गई तो ऐसा लगता है कि सभी धर्मों के लिए किया जा रहा है, तो ये तो इक्वालिटी है। तो उसमें कुछ राइटर बोलते हैं कि नहीं, ये इक्वालिटी नहीं है, बल्कि ये सभी धर्मों के साथ अनइक्वालिटी, मतलब वो सभी धर्मों के साथ असमान कृत्य कर दिया गया। ठीक है, जैसे कोई कहे कि हमारे 4 बच्चे हैं, उन चारों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो राइट टू इक्वलिटी हो गया, समानता का अधिकार, मतलब सब लोग समान है, नहीं बल्कि चारों के साथ आपने असमानता कर दी है। बात समझ में आ रही ना? चारों को स्कूल नहीं भेज के क्या किया आपने? चारों के साथ आपने गलत कर दिया, अन्याय कर दिया। ये न्याय नहीं हुआ। राइट टू इक्वलिटी का मतलब न्याय करना है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लिया जाए कि घर में 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं और स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं, परिवार संयुक्त परिवार है, अगर लड़के पिकनिक पे जाएंगे तो फिर लड़कियां भी जाएंगी, जिद करेंगी, तो हम इक्वलिटी ये रखते हैं कि कोई भी पिकनिक पे नहीं जाए। ये तो आपने 6 ही लोगों के साथ अन्याय कर दिया ना। 2 लोगों के साथ अन्याय करने वाले थे, उसके बजाय आपने 6 के साथ अन्याय कर दिया इक्वलिटी के चक्कर में। तो ये जो सिद्धांत है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? तो मैंने तीसरा स्तंभ आपको बताया था कि ये सब चीजें जब ठीक नहीं चल रही होती हैं तब आपका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप तो एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे ज्यादा 2014 के बाद सबसे ज्यादा संदेह अगर आता है तो वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय पे आता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशन से दूर नहीं जा सकता, कानून से दूर नहीं जा सकता। तो उसने एक नया तरीका इस्तेमाल किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, चुप रहने का। किसी भी चीज पे चुप हो जाओ, सुनवाई मत करो। आप सुप्रीम कोर्ट में कोई लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भी बहुत लगता है, कोई कार्टून बना देता है तो बुरा लगता है, प्रशांत भूषण कुछ बोल देता है तो बुरा लगता है, छोटी छोटी बात पे बुरा लगता है, और छोटे छोटे मुद्दे पे वो सुनवाई कर देता है तुरंत, लेकिन हेवियस कॉर्पस पे नहीं करता। कश्मीर में इतने समय तक 2G चल रहा है, 4G नहीं है, 3G नहीं है, वहां के बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, उस पर चुप हो जाता है। इतने सारे लोगों को नजरबंद कर दिया गया था, हेबियस कॉर्पस लगाया गया और सुनवाई नहीं करता है। 370 अगर मान लिया जाए सरकार ने सही किया, 370 हटा दिया, आर्टिकल 370 को हटा करके यदि सरकार ने अच्छा किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पिटीशन गया है उसमें वो कहे कि ये सरकार का अच्छा कदम है, इसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिए, और आप ये लेके क्यों आए, वो कुछ बोलता ही नहीं है। और अगर वो खराब है तो भी हिम्मत जुटाए और उसको कहे कि ये आपने ठीक नहीं किया 370 का हटा के, वो कहता ही नहीं है कुछ। वो ना तो फेवर में बात करता है ना अगेंस्ट में बात करता है। हेबियस कॉर्पस के फेवर में बात नहीं करता, अगेंस्ट, दरअसल उसकी सुनवाई नहीं करता। अब आप लेके चले जाओ ये वाला धर्म पे आधारित शादी का रोकने वाला, इसके खिलाफ भी तीस्ता शीतलवाड़ तो पहुंच गई। वो जो शीतलवाड़ कमीशन है उनकी पोती है ना, तो तीस्ता शीतलवाड़ जो मोदी के खिलाफ केस लड़ा था उन्होंने गुजरात में, वो पहुंच गई हैं कि ये गलत है उत्तर प्रदेश सरकार जो ये कर रही है। और ये इन्होंने एक तो कोई डेटा नहीं दिया। जब भी कभी कोई कानून आप बनाते हो तो फिर आपको डेटा देना चाहिए प्रायर वाला, कि पहले ऐसा ऐसा होता रहा है और इतने हजार केसेस ऐसे हैं और ये डेटा है। हालांकि है केसेस, धर्म परिवर्तन के हैं और बहुत सारे केसेस, और बहुत सारी चीजें गलत भी हैं, लेकिन गलत तो अभी मेन स्ट्रीम वाली मैरिज सिस्टम में भी है, पर वो डेटा नहीं दिया। और जब वो कोर्ट में पहुंचे तो वो पेंडिंग कर लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आपने देखा वो पेंडिंग है, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में मंगाया था उन्होंने कहा था अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड इतना एनोमेलीज है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं, अच्छा लाओ 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 किसका है, पर बंद लिफाफे में लेके आना। वो बंद लिफाफा आज भी नहीं खुला।
क्योंकि उसको लिफाफे को खुलने से दिक्कत है, बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान है। तो जो चीजें हैं सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में खुलती ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होती, बात ही नहीं की जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती। वो जेबी वीटो सुना है ना आपने, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो कर दे और सिग्नेचर ना करे, अगर लौटा दिया तो संशोधन होकर के जाएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। दोबारा में तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि दोबारा में तो आपने मानना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए पॉकेट में रख दिया, मुझे लगता है वो पॉकेट वीटो अब कहां हो गया, जुडिशरी में आ गया। जुडिशरी के पास हमारे यहाँ वीटो पावर हो गया एक तरह का, और वो पॉकेट वीटो हो गया। जो सरकार के अगेंस्ट जा रही है चीजें, फॉर्म लॉज के ऊपर इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको जुडिशियल रिव्यू का राइट तो है ना, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं कर लेता इसके ऊपर? इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, स्यू मोटो कर लेता। करना चाहिए उसको कि ये आप कॉर्पोरेट को क्यों दे रहे हो भाई, एक व्यक्ति को फायदा क्यों दे रहे हो, जिन सबका लॉस होने वाला है, ऐसा काम क्यों करते हो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो लिखा हुआ है, और भी जगह है, पर वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में नहीं करता। जबकि आपने देखा है भारत के सुप्रीम कोर्ट का केवल इंदिरा गांधी का इमरजेंसी वाला पीरियड छोड़ दें, उसके अलावा बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सक्रियता दिखाई। इसी को तो हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म खतरे में दिखाई पड़ती है, बल्कि जुडिशरी खुद ही खतरे में दिखाई पड़ती है। जुडिशरी चुप रहती है ऐसे मामलों में। आपको लगता है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी हैं, वो इस प्रकार की कोई पिटीशन रीट वगैरह लेकर के और फिर कोई बहुत जल्दी फैसला दे देंगे कि नहीं, धर्म के आधार पर आप जो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, ये तो मौलिक अधिकार है, ये राइट टू इक्वलिटी का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का हनन है। और आपको पता है कि पुलिस 2 महीना इन्वेस्टिगेशन करेगी और दोनों परिवारों को पता चल जाएगा तो लड़का लड़की जिंदा रहेंगे? आपको लगता है ऑनर किलिंग नहीं होगी, या ऑनर किलिंग से बच भी गए तो क्या वो शादी हो पाएगी? स्पेशल मैरिज एक्ट में तो नहीं हो सकती, लेकिन एक नए वाले कानून के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो कई लोग तो जश्न मनाएंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन जो एक प्रगतिशील भारत या भविष्य का भारत, या जिसे हम कह रहे थे कि एक ऐसा इंडिया बनने जा रहा है, न्यू इंडिया बनने जा रहा है, प्रगतिशील इंडिया बनने जा रहा है, और अब हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो अभी के आप आर्थिक हालात देख सकते हैं, न्यायिक हालात देख सकते हैं, सामाजिक हालात देख सकते हैं, राजनीतिक हालात देख सकते हैं, धार्मिक हालात देख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का हश्र भी देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो यही कहा गया था कि इसको चलाने वालों पर निर्भर करेगा, हमने तो बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन। हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर उस समय में बोलती हैं संविधान सभा की जब बैठकें हैं कि ये दूसरे फेथ में जाकर के शादी करने को मौलिक अधिकार बना दीजिए, कि कोई भी लड़की या लड़का दूसरे फेथ में जाकर के शादी कर सकते हैं, ये एक मौलिक अधिकार होगा। ये हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने संविधान सभा में कहा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब उस समय में माना नहीं, उन्होंने कहा देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे ना अभी, तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये आप संविधान उस सीरियल में भी देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया संविधान सभा ने उस समय में कि नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते, दूसरे फेथ में जाकर के शादी को मौलिक अधिकार नहीं बना सकते। कानूनी अधिकार है, वो लीगल राइट तो है, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन तो फिर एकदम बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब हमारे संविधान निर्माता जो थे, उनमें जो महिलाएं थी, वो उस समय में वो सोच रखती थी, उनको मालूम है भारत जैसे देश में क्या 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 नहीं होगा आगे जाकर के। लेकिन 2020 में हम कैसे कानून बना रहे हैं, इस आधार पर बना रहे हैं। अगर आप आर्टिकल 14 को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि ये
14, 15, 16 इन सब का आपका एक तरह से वायलेशन होता हुआ दिखेगा इसमें। लेकिन कानून कौन बना रहा है? चुनी हुई सरकारें बना रही, केंद्र नहीं बना रहा, लेकिन चुनी हुई सरकारें बना रही। तो ये, और एक और चीज जो आपको बार बार मोदी बोलते रहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, हर चीज में आता है ना, एक देश एक टैक्स, एक देश है तो फिर एक जैसे फॉर्म लॉस, कोई कहीं पे भी जाके बेच सकता है, स्टेट वाइज नहीं। तो स्टेट को डाइल्यूट करने के बाद केवल सेंटर को मजबूत करने से किसको फायदा हो सकता है? जो ऑथोरिटेरियन पार्टी होती है, जो इस तरह का सोच रखती है, जो दक्षिणपंथी विचार होते हैं, जो एक सेंट्रिस्ट न्यू लिबरलिज्म वाले पार्ट से थोड़ा सा दूर एक नए प्रकार का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो बात मैं कर रहा था उसकी बात करने वाली पार्टी हो सकती है, जो फिजिकल चीजों में और टेंजिबल चीजों में विश्वास करने वाली पार्टी हो सकती है, और जो इस प्रकार के कानून बना सकती है और जो जुडिशरी को जेब में रख सकती है। मैं पॉकेट वेटो जुडिशरी का बता रहा था, मैं बोल रहा हूँ जुडिशरी खुद ही पॉकेट में है ना, वही गवर्नमेंट के पॉकेट में। और फिर कॉर्पोरेट को मदद करने वाली, अब कितने सारे एंगल हो गए, ये सारी चीजें एक तरफ जा रही है। और डेटा को डिजिटल करना और सेंट्रलाइज करना और एक सर्वर में रखना, और आपकी मोबिलिटी को भी हम ट्रैक करेंगे, आपका हेल्थ क्या है उसको भी हम ट्रैक करेंगे, आप कितना खर्चा कहाँ कर रहे हो ये भी हम ट्रैक करेंगे, और उसके हिसाब से टैक्स भी लगाएंगे, और राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाएंगे। मैंने लगभग एक दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की कि एक नागरिक कहाँ खड़ा हुआ है, एक नागरिक से उसका क्या क्या छीन लिया गया है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। और जो नई टेक्नोलॉजी है, वो नई टेक्नोलॉजी चाहे 5G टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका इंटरनेट हो, या और जितने भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उन सब के साथ भी टाई अप उन्हीं का है। यानी कि ये सब टेक्नोलॉजी के बल पे किया जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बल पे किया जा रहा है। व्हाट्सएप बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? बीजेपी को। और व्हाट्सएप का और जकरबर्ग का टाई अप किसके साथ है? अंबानी के साथ। तो अंबानी किससे जुड़े? तो जियो जो है, जियो केवल एक नेटवर्क नहीं है, जियो बीजेपी के लिए तैयार करता है फेसबुक को भी और व्हाट्सएप को भी और इंस्टाग्राम को भी, इन तीनों को तैयार करता है, बीजेपी के लिए तैयार करता है। जियो किसानों के लिए एक तरह का एक वो बनने जा रहा है, यानी किसानों को निगलने वाला। किसानों से यदि कोई चीज 10 रुपए में खरीदी गई तो वो अपने आउटलेट पे 100 रुपए में निकालेगा, उसको 90 रुपए का प्रॉफिट लेगा बीच में। तो जियो केवल एक नेटवर्क नहीं है, बल्कि वो एक्सप्लॉइटेशन का एक बहुत बड़ा मीडिया बनने जा रहा है। और वो प्लूटोक्रेट, या भारत में यूं कहें कि क्रोनी कैपिटलिज्म या प्लूटोक्रेसी का वो एक पिलर बनने जा रहा है। एक ही आदमी के हाथ में सारी सत्ता, एक ही आदमी के हाथ में मीडिया, और एक ही आदमी के हाथ में बिजनेस। तो सत्ता, मीडिया और बिजनेस तीनों एक ही आदमी के हाथ में चला जाए तो फिर कितना फेवर करेगा जकरबर्ग किसी दूसरे आदमी को एलिमिनेट करना, किसी दूसरे आदमी को बाहर रखना। दुनिया में कोई भी न्यूज़पेपर 10% से ज्यादा जनसंख्या तक नहीं पहुंच सकता। मार्क जकरबर्ग की पहुंच 65% जनसंख्या तक है। न्यूज़पेपर का क्या मतलब होता है? आपको लगता है न्यूज़पेपर 2 रुपए में या 3 रुपए में आ सकता है? कम से कम 10 रुपए का खर्चा होता है उसकी छपाई का। उसकी छपाई कितने में होती है? कागज का और छपने का खर्च होता है 10 रुपया। आपको 3 रुपए में क्यों मिल जाता है? क्योंकि विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन उसके पास होते हैं, क्योंकि वो 10% जनसंख्या तक पहुंच सकता है। दुनिया में, दुनिया का कोई भी बड़ा देश जिसका न्यूज़पेपर वो 10% से ज्यादा जनसंख्या तक उसकी पहुंच नहीं है, किसी भी बड़े न्यूज़पेपर की। पूरी दुनिया में अपने देश की जनसंख्या का केवल 10% वो छू सकता है बस, लेकिन दुनिया की जनसंख्या का 65% छू सकता है फेसबुक, दुनिया की जनसंख्या का। तो अंदाजा लगा सकते हैं फेसबुक की ताकत कितनी है।
किसका विज्ञापन देना है, किसका नहीं देना है, कौन फैलेगा, कौन नहीं फैलेगा, किसकी सत्ता आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? फेसबुक। तो पूरी दुनिया बदल रही है, दुनिया में अलग तरीके से बदलाव आ रहे हैं और भारत में भी वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इसी टाइप के कुछ आर्टिकल जो है ये हम लोग देखेंगे आज, और उसका सार जो है मैंने आपको, बस ये है कि वो जो अलग अलग चीजें थी, अलग अलग पेजेस थे, वो मैंने मिला करके एक पिक्चर बनाने की कोशिश की है। तो आप इसको निबंध में कैसे लिख पाएंगे, अपने उत्तरों में आप कैसे लिख पाएंगे? उत्तर में क्यों लिखना पड़ेगा आपको? उत्तर में क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं लिखेंगे, लेकिन सुझावों के तौर पे लिखेंगे। आपको सुझाव देना पड़ेंगे तो आपका आंसर बहुत रिच होगा। अगर इतने आइडियाज आपके पास नहीं है तो फिर आपका आंसर रिच नहीं हो सकता। आप आंसर जो है ऐसे ही लिखेंगे, बस ऐसे, या तो आलोचना कर देंगे या फिर नहीं। अब आप एक सुझाव दे सकते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो यूं होगा और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और उसका आधार ये है, ये चीज है। चलिए शुरू कर।